नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मंगलवार को चुनाव सुधारों पर हो रही बहस के दौरान सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव सुधार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था, जब उन्होंने मतदाता की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी थी। तिवारी ने संसद में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग के पास पूरे देश में एसआईआर चलाने का कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि एसआईआर सिर्फ वहीं हो सकता है जहां वाकई गड़बड़ी हो। इसे पूरे बिहार या केरल में चलाना नियमों के खिलाफ है। उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाए और पूछा कि क्या देश को दोबारा पेपर बैलेट पर लौट जाना चाहिए या फिर वोटों की गिनती सिर्फ वीवीपैट स्लिप से ही होनी चाहिए। तिवारी ने कहा कि कई लोगों में ये डर है कि ईवीएम से आने वाला वोट बदला या प्रभावित किया जा सकता है, इसलिए गिनती की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना जरूरी है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रूल 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने मांग किया है कि सदन का सामान्य कामकाज रोककर यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा कराई जाए। इस बीच लोकसभा में भी आज चुनाव सुधारों पर बड़ी बहस हो रही है। इसमें चुनाव आयोग द्वारा कई राज्यों में शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया पर भी अहम मुद्दा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से सुनवाई शुरू की, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाएं शामिल हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। ये नोटिस उस याचिका पर जारी हुआ है जिसमें आरोप लगाया गया है कि एसआईआर प्रक्रिया से बांग्लादेश से आए धार्मिक अल्पसंख्यक जो अब पश्चिम बंगाल में बसे हैं, मताधिकार से वंचित होने के डर में हैं। याचिका लगाने वाले एनजीओ आत्मदीप का कहना है कि हिंदू, ईसाई, जैन और बौद्ध समुदाय के वो लोग जिन्होंने शरण लेकर भारत में बसने का फैसला किया था, अभी CAA 2019 के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने का इंतजार कर रहे हैं और इसी बीच एसआईआर की वजह से वो गहरी चिंता में है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गंभीर चिंता जताई है कि कई राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा डाली जा रही है और बूथ लेवल अफसरों यानी BLOs को धमकाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि कुछ राज्य प्रशासन सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि अगर किसी BLO को धमकी मिले या काम में रुकावट आए तो उसकी जानकारी तुरंत कोर्ट को दें। बेंच ने साफ कहा कि अगर यह स्थिति नहीं रोकी गई तो अराजकता फैल सकती है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बताया कि अगर रुकावटें जारी रहीं तो उन्हें कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की डेपुटेशन लेनी पड़ेगी। ECI ने कहा कि उसके पास ऐसे मामलों से निपटने के लिए पूरा संवैधानिक अधिकार मौजूद है और एसआईआर प्रक्रिया को किसी भी हालत में बाधित नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस ने मंगलवार को इतिहासकार सुगत बोस के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि 1937 में पार्टी ने रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर ही यह फैसला किया था कि राष्ट्रीय बैठकों में वंदे मातरम का सिर्फ पहला हिस्सा ही गाया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि यह बयान प्रधानमंत्री मोदी पर उनके ही आरोपों को और उजागर करता है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया जिसमें इतिहासकार सुगत बोस, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के आपसी संबंधों पर बात कर रहे हैं। वीडियो में सुगत बोस कहते हैं कि 1937 में कोलकाता में हुई AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने रविंद्रनाथ टैगोर से वंदे मातरम गीत पर सलाह ली थी। ये मुद्दा उस समय बहुत संवेदनशील था, इसलिए दोनों नेता टैगोर के सुझाव पर ही आगे बढ़े और तय किया कि राष्ट्रीय मंचों पर सिर्फ पहला हिस्सा ही गाया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि यह ऐतिहासिक तथ्य बताता है कि कांग्रेस ने विचार विमर्श कर फैसला लिया था, न कि जैसा PM मोदी दावा कर रहे हैं। दिल्ली दंगे 2020 की कथित साजिश से जुड़े UAPA के केस में कार्यकर्ता उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आज सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे, जो शर्जील इमाम की ओर से पेश हुए हैं, उन्होंने कहा कि इमाम 6 साल से जेल में हैं, जबकि उनके खिलाफ हिंसा में शामिल होने का कोई आरोप नहीं है। उन्होंने अदालत में शर्जील इमाम की वो फेसबुक पोस्ट भी पढ़कर सुनाई जिसे दिल्ली पुलिस ने कथित साजिश का सबूत बताया है। पोस्ट में इमाम ने लिखा कि मेरी बात को राजनीतिक दल हाईजैक कर रहे हैं, मैं अहिंसा की बात कर रहा हूं, इसके बाद मैं दिल्ली छोड़ रहा हूं। सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि सिर्फ भाषण देना UAPA के तहत साजिश नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि साजिश के लिए दिमागों का मिलना जरूरी है, जिसका कोई सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इमाम के कुछ भाषण कठोर और बहुत बेहतर शब्दों में हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो 6 साल से जेल में है। वो किसी भी हिंसा वाली FIR में न आरोपी हैं न मौजूद था, वो सिर्फ अलग अलग जगह भाषण दे रहे थे।
तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक के सांसद मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस GR स्वामीनाथन को हटाने की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए हस्ताक्षर जुटा रहे हैं। सांसद इस नोटिस को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपना चाहते हैं। जस्टिस स्वामीनाथन हाल ही में विवादों में आए हैं। उन्होंने कार्तिकेय दीपम त्योहार के दौरान थिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी पर एक दरगाह के पास लगे खंबे पर दिया जलाने की अनुमति दी थी। इस आदेश को लेकर तमिलनाडु की सत्ताधारी DMK और उसके सहयोगी दल कड़ा विरोध कर रहे हैं। DMK के सांसद इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन गठबंधन दलों के कम से कम 3 लोकसभा सांसदों ने पुष्टि की है कि वो हटाने के प्रस्ताव के लिए नोटिस तैयार कर रहे हैं। एक सांसद के मुताबिक नोटिस मंगलवार को स्पीकर को दिया जा सकता है। वर्तमान नियमों के मुताबिक लोकसभा में किसी जज को हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। सांसदों का कहना है कि वो सभी राज्यों से हस्ताक्षर इकट्ठा कर रहे हैं। राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को इजरायल की संसद पर जोरदार भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने देश के हालात और अपनी नीतियों का बचाव किया। नेतन्याहू ने कहा कि यहूदी राष्ट्र के खिलाफ बढ़ रहे यहूदी विरोध के बावजूद इजरायल को दुनिया भर में कई देशों और नेताओं का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने खास तौर पर भारत के PM मोदी का नाम लेते हुए कहा कि मोदी सहित कई विश्व नेता आज भी इजरायल के साथ मजबूती से खड़े हैं। ये भाषण एक विशेष संसदीय प्रक्रिया के तहत हुआ जिसे 40 सिग्नेचर डिबेट कहा जाता है। इसमें विपक्ष 40 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ प्रधानमंत्री को हर महीने एक बार संसद में जवाब देने के लिए बुला सकता है। अपने संबोधन में नेतन्याहू ने विदेश नीति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर अपनी सरकार की रणनीतियों का जोरदार बचाव किया और कहा कि इजरायल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका भारत से आने वाले चावल और कनाडा से आने वाले फर्टिलाइजर पर नए आयात शुल्क यानी टैरिफ लगा सकता है। ये बयान उन्होंने व्हाइट हाउस में दिया, जहां उन्होंने अमेरिकी किसानों के लिए $12 अरब की नई सहायता योजना की घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से सस्ते चावल के आने से अमेरिकी किसानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत से चावल डंपिंग की जा रही है, यानी बहुत कम दाम पर बेचा जा रहा है। ट्रंप ने कहा वो लोग डंपिंग नहीं कर सकते, हमें इसका ध्यान रखना होगा। उन्होंने साफ संकेत दिया कि अगर बातचीत में प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका नए टैरिफ लगा देगा। इंडिगो में संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को एयरलाइन ने बेंगलुरु और हैदराबाद से करीब 180 उड़ानें रद्द कर दी। यह लगातार 8वां दिन है जब इंडिगो की सेवाओं में भारी गड़बड़ी देखी गई। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 58 फ्लाइटें रद्द हुई, 14 आगमन और 40 प्रस्थान। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर स्थिति और भी खराब रही, जहां 121 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इस संकट का असर इंडिगो के विंटर शेड्यूल पर भी पड़ सकता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने साफ कहा है कि सरकार इंडिगो को दंडित करेगी और उसके लिए तय स्लॉट्स कम करेगी। मंत्री ने कहा कि हम इंडिगो के विंटर शेड्यूल से कुछ रूट्स कम करेंगे। ये रूट्स दूसरी एयरलाइंस को दिए जाएंगे और जब इंडिगो भरोसेमंद तरीके से संचालन करने लगेगा तभी उन्हें वापस दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर लंबे समय से चल रहे मतभेदों के बाद भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अब साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। सूत्रों के अनुसार दोनों दल BMC, ठाणे नगर निगम और राज्य की सभी नगर पालिका चुनावों में एकजुट होकर महायुति के नाम पर मैदान में उतरेंगे। ये समझौता सोमवार देर रात हुई 1.25 घंटे की बंद कमरे की बैठक के बाद हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सारी कड़वाहट भुलाकर एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति जताई। दोनों दलों ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और अब वो शहरों में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी ने सोमवार को निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई उनके एक विवादित बयान के बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि 500 करोड़ रुपए देने वाला कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। पिछले हफ्ते चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए नवजोत कौर सिद्धू ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू तभी सक्रिय राजनीति में लौटेंगे जब कांग्रेस उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करेगी, और उन्होंने पंजाबियत की बात भी दोहराई। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो भी 500 करोड़ रुपए का सूटकेस दे देगा वही मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसके बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बडिंग के हस्ताक्षर से 8 दिसंबर को निलंबन आदेश जारी किया गया। आदेश में कारण का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन लिखा गया डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस की प्राथमिक मेंबरशिप से निलंबित किया जाता है।
पार्टी से निलंबन के बाद नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो एक असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार और भ्रष्ट अध्यक्ष के साथ नहीं खड़ी हो सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री उन्हें बचा क्यों रहे हैं। नवजोत कौर सिद्धू ने यह भी आरोप लगाया कि वारिंग ने पंजाब कांग्रेस को टुकड़ों में बांट दिया है और वो मुख्यमंत्री भगवंत मान की धुन पर नाच रहे हैं ताकि खुद को मामलों से बचा सके। कौर ने दावा किया कि वारिंग के खिलाफ दर्ज मामलों का ब्यौरा उन्होंने पीएमओ, पंजाब राज्यपाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भेज दिया है। उन्होंने वारिंग पर यह भी आरोप लगाया कि उनके उलझाऊ और गैर जिम्मेदार बयानों की वजह से कांग्रेस का तरन तारन में नुकसान हुआ। भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत अपनी सीमाओं और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। सरकार ने चीन से मांग की है कि भारतीय नागरिकों को यात्रा के दौरान चुनकर निशाना न बनाया जाए। ये बयान तब आया जब लगभग 2 हफ्ते पहले शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक भारतीय नागरिक को रोक लिया गया था क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली थी। चीनी अधिकारियों ने उनका भारतीय पासपोर्ट मानने से इनकार कर दिया और ये बड़ी विवाद की वजह बनी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि चीन ये भरोसा देगा कि ट्रांजिट या यात्रा के दौरान भारतीयों को न तो रोका जाएगा न परेशान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नियमों का सम्मान होना चाहिए। गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार नाइट क्लब के मालिक और मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा हादसे के कुछ घंटों बाद ही देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए। गोवा पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए सीबीआई के इंटरपोल डिवीजन से संपर्क किया गया है ताकि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। बता दें, शनिवार देर रात पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित नाइट क्लब में लगी आग में 20 कर्मचारी और 5 पर्यटकों की मौत हुई, जिनमें 4 दिल्ली के थे। 5 लोग अभी भी गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद गोवा पुलिस की मांग पर 7 दिसंबर को लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। इसके बाद इमिग्रेशन विभाग से पता चला कि दोनों आरोपी रवाना हो चुके थे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का आगाज मंगलवार से होने जा रहा है। पहला मुकाबला कटक के बाराबाती क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथों में है, जबकि साउथ अफ्रीका का नेतृत्व इस फॉर्मेट में एडेन मार्करम करेंगे। मैच भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे से शुरू होगा। वहीं मुकाबले का टॉस आधा घंटे पहले यानी 6:30 बजे होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.